हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज हम लोग ग्रुप डी का जो साइंस का हमारा सीरीज 25-25 क्वेश्चन का चल रहा था, उसका आज 99 सेट में आज 13वां सेट है। तो 13वां सेट में हम लोग करने वाले हैं लगभग 25 सवाल। 25 से कभी कभी एक दो कम भी आपका सवाल रहता है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एग्जैक्ट 25 ही सवाल मिले कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं आज 24 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पत्र से साइंस के चुने हुए सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर ताखिर किए हुए। और अभी तक आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं और एक लाइक ज़रूर करें। तो पहला सवाल आपका है, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित यानी जमा करते हैं। पौधे जो भी अपने अपशिष्ट पदार्थ बनाते हैं उन्हें कहाँ जमा करते हैं? रसधानी, छाल लाइसोसोम, या पत्ती लाइसोसोम, अवर्णी लवक लाइसोसोम, फलों और अवर्णी लवक, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए तलाश करते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पत्ती में, रसधानी में और पुराने जाइलम में। यहाँ पौधे क्या करते हैं, जो भी अपने अपशिष्ट उत्पाद बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा हो जाता है इनका, उसे जमा करते हैं। पत्तियों में, रसधानियों में, रसधानी जो कि कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और पत्ती तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण का हिस्सा है, और जाइलम जो कि जल का परिवहन जड़ से करता है। तो पुराने जाइलम में इसे जमा किया जाता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? तो जो आवर्धन m होता है वो क्या होता है, m बराबर इमेज का साइज बटे ऑब्जेक्ट का साइज। दर्पण के केस में अगर v/u के टर्म में देखें तो -v/u, अगर लेंस के केस में देखें तो v/u। ये होता है आपका क्या, ये होता है आवर्धन। अब सवाल ये उठता है कि आवर्धन उत्तल दर्पण के केस में, तो आवर्धन का सबसे पहला चीज, अगर आवर्धन माइनस में होगा प्रतिबिंब उल्टा, माइनस में होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा। ये बात आपको जानना है। प्लस में होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा। अगर आवर्धन 1 होगा तो प्रतिबिंब बराबर होगा, यानी जो भी वस्तु है उसके बराबर। अगर 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, बड़ा। अगर 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, छोटा। अब इसका साइज कहाँ से कहाँ तक होता है उत्तल दर्पण के केस में? तो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है। इसका मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटा यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ऐसा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो उत्तल दर्पण बनाता है। तो इसका मतलब हमारा जवाब ये होना तो चाहिए हमारे हिसाब से। अब देखते हैं कि इसका जवाब रेलवे का क्या दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है, वही है जो हमने सोचा, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? यहाँ अभिक्रिया की संभावना की बात की गई है। अब देखिए, MgCl2 आपके पास है, Cu क्या इसे विस्थापित, Cu क्या Mg को विस्थापित करके और Mg को हटा सकता है? और यहाँ Pb क्या एल्युमिनियम को विस्थापित करके एल्युमिनियम को हटा सकता है? यहाँ Fe क्या Zn को विस्थापित करके जिंक को हटा सकता है? क्या Ca कॉपर को हटा सकता है? देखिए, हटाने ना हटाने की जो बात आती है यह सक्रियता श्रेणी से आती है। सक्रियता श्रेणी की मदद से ही हम लोग जान सकते हैं कि कौन किसको हटा सकता है। तो सक्रियता श्रेणी की मदद से अब हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, पहले देखते हैं इसका सही जवाब यहाँ क्या है। तो देखिए, कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? तो देखिए, कॉपर जो है मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता, कॉपर मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता, लेड एल्युमिनियम को नहीं हटा सकता, आयरन जिंक को नहीं हटा सकता। हाँ, कैल्शियम कॉपर को जरूर हटा सकता है। देखते हैं कि इसका सक्रियता श्रेणी का क्या कहानी है। देखिए, सक्रियता श्रेणी क्या होता है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी होता है जिसमें कौन सा धातु कितना पावरफुल है वो बताता है। यहाँ ऊपर के तत्व नीचे वाले तत्व को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाला तत्व ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। देखिए, कॉपर आपका मैग्नीशियम को नहीं हटा पाया, लेकिन कैल्शियम जो है ये अपने से नीचे यहाँ सबको हटा सकता है। तो कैल्शियम हटा पाया है ऊपर, आपने देखा कि ये कैल्शियम जिंक को हटा सकता है, एल्युमिनियम को हटा सकता है, आयरन को हटा सकता है, लेड को हटा सकता है। लेकिन क्या लेड एल्युमिनियम को हटा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसी क्रम के आधार पर ऊपर का तय हुआ कि कौन किसके ऊपर है किसके नीचे है, वही हिसाब से हम लोग तय कर सकते हैं। देखिए, यहाँ और एक जानकारी, जो Ag और Au है ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, और K और Na यानी सोडियम और पोटेशियम है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसे ही देख के आपको दिमाग में रखना है कि कौन किसे हटा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? तो यौन विकास चरण का कौन सा एक परिवर्तन नहीं है? मासिक धर्म, मोटापा, आवाज में बदलाव, मुंह से आना।
तो ये तो बखूबी आप जानते होंगे कि मोटापा जो है यौन लक्षण नहीं है, यानी यौन विकास का कोई शारीरिक परिवर्तन का कोई चरण मोटापा नहीं है, बल्कि मोटापा एक बीमारी है। अगला प्रश्न, निम्न में से नमामि गंगे कार्यक्रम के लक्ष्यों में से क्या एक है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी को साफ करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है 2014-15 से। तो यह सवाल आपका पर्यावरण विज्ञान से है, इसीलिए इसमें शामिल किया गया है। तो ऑप्शन देखें, पीने के प्रयोजनों के लिए गंगा नदी के जल आपूर्ति में वृद्धि करना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी में क्रूज यातायात शुरू करना, गंगा नदी को पुनर्जीवित करना, गंगा नदी के जल से धार्मिक अनुष्ठान करना। तो क्या है नमामि गंगे प्रोग्राम का मकसद? तो सही जवाब है गंगा नदी को पुनर्जीवित करना, यानी गंगा नदी को फिर से वही गंगा बनाना जो गंगा पहले थी, यानी इसकी पवित्रता को वापस लाना, इसको सफाई करना। अगला सवाल, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन? तो ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है CaOCl2 होता है। तो इसे बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट का। यही है आपका सवाल। तो इसको बनाने में हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। तो क्लोरीन का यूज से हमारा ये बनता है, कैसे वो आपको बताएं कि इसे बनाने के लिए विरंजक चूर्ण जो है वो आपका बनाने के लिए हम लोग बुझा हुआ चूना लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ इसका क्लोरीनेशन कराते हैं। तो क्लोरीनेशन कराने से यहाँ जो O है उसके मतलब OH जो है इसके जगह में O तो रह जाता है एक, और यहाँ आ जाता है एक Cl और H2O निकल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीनेशन से आपका क्या बनता है? तो बनता है विरंजक चूर्ण। यहाँ लिखा हुआ है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। और इसका उपयोग क्या है? वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन वस्त्रों की रंगाई के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक अपचायक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये रहा विरंजक चूर्ण का डिटेल। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सा प्रदूषणकारी गैस होती है? तो देखिए, कोयला या पेट्रोलियम हो, उसमें मूल मात्रा क्या है? कार्बन। कार्बन को जब हम लोग अच्छे वायु में जलाते हैं तो क्या बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर सीमित वायु में जलाएंगे, वायु की मात्रा अगर हम लोग सीमित कर देंगे तो सीमित करने पर जो गैस बनेगा वो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहते हैं। यह काफ़ी खतरनाक गैस है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल जो हमारा है वो क्या है, चलिए देखें। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा दर्ज की जाएगी? तो गैल्वेनोमीटर क्या है? धारा का सूचक है, धारा को डिटेक्ट करता है कि धारा है कि नहीं है। तो किस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा दर्ज की जाएगी? जब एक चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखते हैं, जब ले जाया जाता है, जब दूर ले जाया जाता है। देखिए, ये सवाल प्योर NCERT 10वां क्लास से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है। तो पहले इस सवाल का हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। मान लिया जाए आपके पास कोई कॉइल है, ऐसा आपके पास कोई कॉइल है और कॉइल से आप जोड़ दिए हैं क्या? तो गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर आपका कांटा डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? देखिए, ये आपका चुंबक है। अब ये आपका चुंबक, इसका S और इसका N पोल है। अब धारा कब उत्पन्न होगा? विद्युत चुंबक के प्रेरण के आधार पर। ये चुंबकीय पार्ट और ये कॉइल वाला पार्ट के सापेक्षिक गति के कारण, यानी दोनों में से कोई एक गति जरूर करना चाहिए, या तो नजदीक जाए या तो दूर जाए, तभी धारा उत्पन्न होगा। अगर स्थिर ले जाके छोड़ देंगे तो धारा उत्पन्न नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्थिर ले जाकर छोड़ देंगे नहीं होगा, दूर ले जाएंगे होगा, और नजदीक ले जाएंगे तो होगा, और दूर भी ले जाएंगे तब भी होगा। तो इसका मतलब हमारा 2 और 3 सही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है जवाब। बिल्कुल सही, हमारा 2 और 3 इसका सही जवाब है। क्यों है? आपने देखा। अगला सवाल हमारा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज? जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपको पता है 2 प्रकार के ब्लड प्रेशर होते हैं। तो ये कब होता है? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ऑरिकुलर रिलैक्सेशन, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पूछा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का क्या कारण है, यानी संकुचन है या फिर शीतलन है। और शीतलन और संकुचन में भी एक बार है वेंट्रिकुलर और एक बार है ऑरिकुलर। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो जब हृदय सिकुड़ता है उस टाइम के ब्लड प्रेशर को हम लोग कहते हैं।
तो ये किस फेज के द्वारा उत्पन्न होता है वो हम लोग चलिए देख लेते हैं, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब निलय का संकुचन होता है। हृदय के 4 कक्ष आपको पता है, दायालिन, दायानिलय, बायालिन, बायानिलय। तो यहाँ आपको केवल जवाब में आपको ये रखना है। कभी हम लोग हृदय के बारे में डिटेल देखेंगे तो आपको बेहतर पता चलने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा। तो यह आपका क्या होता है, तो यह आपका जो निलय जो है वो निलय के संकुचन के कारण होता है। निलय का जो संकुचन है उसके कारण जो ब्लड प्रेशर है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, यानी संकुचन वाला ब्लड प्रेशर, जो कि सामान्य मानव इंसान में आपका 120 होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रोपेन के अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। यानी प्रोपेन के अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका हम लोग बखूबी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। यहाँ आपका जवाब कहता है 8। कैसे कहता है 8 ये भी हम लोग जरा देख लें। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का आपका कितना हो जाएगा, तो 3 कार्बन। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना, तो आप प्रत्येक कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड बनाइए। तो देखिए प्रत्येक के पास 4 बॉन्ड आपका बन गया। तो हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, तो हाइड्रोजन आपका कितना है, गिनती आप गिन सकते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या आपका 8 है। तो 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। तो इस प्रकार टोटल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कितनी है, तो वो 8 है। ऐसे कई सारे हाइड्रोकार्बन के साथ ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। पौधों को ऊर्जा की कम जरूरत क्यों होती है। क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं हैं, क्योंकि वे ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों पड़ती है। इसका सही जवाब है क्योंकि उनमें अधिकतर मृत कोशिकाएं यानी डेड सेल पाई जाती हैं, जिनको पालने के लिए वो कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला सवाल कहता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज करेक्ट मैचिंग। कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच मैचिंग करता है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन को दर्शाता है। यानी अलैंगिक जनन का आपको तरीका यहाँ देखना है। देखिए यहाँ तो सारे ऑप्शन आपका अंग्रेजी में दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके हम लोग रखे हुए हैं एनसीईआरटी से, तो उसे हम लोग समझेंगे। यहाँ जो जवाब है वो हम लोग देख लेते हैं, सवाल हमें पक्का समझ में आने वाला है। तो इसका जवाब आपका क्या कहता है, जवाब है ए का 2। ए का 2 का मतलब ये हुआ कि लेशमानिया में बाइनरी फिजन होगा। लेशमानिया में बाइनरी फिजन यानी इसमें द्विखंडन होगा। और उसके बाद बी का 4 कहता है यानी यीस्ट में बडिंग होगा। और प्लाज्मोडियम में क्या होगा, सी का 3, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन होगा। और जो हाइड्रा जो है, हाइड्रा में रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे है, आपको अभी देख के समझ में आ जाएगा। सबका अलग अलग है। बाइनरी फिजन जो होता है वो द्विखंडन है, मल्टीपल फिजन बहुखंडन, रीजनरेशन पुनरुद्भवन। तो देखिए अमीबा जो है उसमें द्विखंडन है, और लेशमानिया में भी आपका द्विखंडन है, देख सकते हैं। ये आपका सिंगल लेशमानिया, ऐसे करते 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 आपका यहाँ डबल लेशमानिया बन चुका है। यहाँ अमीबा देखिए आपका ऐसे करते करते डबल बन चुका है। और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। ये जो प्लाज्मोडियम है इसमें एक प्लाज्मोडियम बहुत सारे प्लाज्मोडियम में बट जाता है, और इसका क्या होता है, इसका होता है बहुखंडन। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। और उसके बाद आपका जो मुकुलन जो होता है, जैसे हाइड्रा में, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। हाइड्रा में आपका मुकुलन होता है, इससे आपका मुकुल निकलता है, और ये बाद में फिर आप देख सकते हैं कि थोड़े देर के बाद, जैसे शुरू में आपका मुकुल निकला, फिर ये मुकुल बढ़ा, और बाद में ये कंप्लीट जीव बन जाता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे, एलेक्जेंड्रा वोल्टा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जब किसी धारावाहिक चालक की गति के कारण हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या किसी चुंबक और क्वाइल के बीच की सापेक्षिक गति के कारण जो धारा उत्पन्न होता है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई। तो इसका खोज का श्रेय किनको जाता है, तो माइकल फैराडे। अगला सवाल, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है। एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति आपसे पूछी गई है। एफ और 2F के बीच, ओ और एफ के बीच, अनंत पर, या 2F से परे। तो उल्टा है, वास्तविक है,
और छोटा है। तो हम लोग उत्तल लेंस के सारे कंडीशंस हम लोग देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये सवाल के बाद में हम लोग फिर से लौटेंगे। तो वास्तविक, छोटा और उल्टा आपको याद रखना है। यहाँ आप जो उत्तल लेंस के जितने भी कंडीशन है उसे आप गौर करें, और यहाँ आप देखें कि वास्तविक छोटा और उल्टा कब बन रहा है। तो देखिए यहाँ आपका जो है, जो पहला कंडीशन है, इसमें वस्तु अनंत में है, प्रतिबिंब आपका फोकस में बन रहा है। इसमें वस्तु जो है 2f से परे है, और जो प्रतिबिंब है वो c से नज़दीक बन रहा है, और छोटा और उल्टा और वास्तविक बन रहा है। हमारा जवाब यही होना चाहिए, 2f से परे। और उसके बाद देखिए यहाँ 2f में है और यहाँ बन रहा है 2f में ही, और यहाँ आपका f और 2f के बीच है, तो यहाँ 2f से परे बन रहा है। देखिए अनंत वाला फोकस में, 2f से परे वाला आपका f के नज़दीक होगा, और f वाला आपका f में ही, यानी 2f वाला 2f में ही, और अगर f 2f के बीच होगा तो 2f से परे होगा। और उसके बाद जो फोकस वाला होगा अनंत, अगर अनंत वाला फोकस तो फोकस वाला कहाँ, और अनंत। और एक कंडीशन ये है जिसमें f और o के बीच होता है, जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो हमारा जवाब आपको मिल चुका है, हमारा जवाब आपका 2f से परे होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 2f से परे। 2f से परे होगा तो उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। इसका आप अध्ययन जरूर कर लें। ऐसे इसका हम लोग एक बार अलग से एक दिन क्लास रखने वाले हैं, जिसमें लेंस और दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे नहीं, आपको डिटेल बताया जाएगा। अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा दायरा सीमित है, कम टाइम में आपके लिए ज़्यादा प्रश्न कराने भी हैं। अगला सवाल, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सवाल कहता है कि आपके पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर यानी कोई उत्तल दर्पण है। तो चलिए बनाते जाते हैं जैसे आपका कहता है। ये आपका है उत्तल दर्पण, और उसके बाद उत्तल दर्पण का ये हुआ आपका मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इसी के एलोंग, यानी इसी में अगर कोई इंसिडेंट कर रहा है कोई किरण, तो इसमें इंसिडेंट करने पर वो वापस इसी दिशा में आ जाएगा। तो इसी दिशा में आने पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो इसके और इसके खुद के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभिलंब भी यही है और आपतित किरण भी यही है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सही जवाब आपका क्या है, 0 डिग्री। प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग अगर डायरेक्ट पड़ेगा तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया बताना है। NaOH और HCl, NaCl H2O, HNO3 KOH, KNO3 H2O, HCl NaOH NaCl H2O। तो किसमें क्या क्या बना है देखिए, ये आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है, ये आपका लवण है, और यह आपका जल है। तो ये तो हो गया ठीक। ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है, अब ये आपका क्या है, तो लवण है। यहाँ KNO3 HHO H2O, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए HCl आपका अम्ल है, NaOH आपका क्षार है, इससे बन गया क्या, तो इससे बना आपका NaCl और H2O। हाँ, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं एक्वस, सब में एक्वस और निशान तो सबका सेम है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो तीनों के तीनों आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होना चाहिए। जब आपका तलाश करते हैं तो सही जवाब है तीनों आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि तीनों में अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बना रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, मोनेजाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट या बॉक्साइट। तो इनमें से जो एल्युमिनियम का अयस्क है, आपको ही पता है कि एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो क्या है, तो वह है बॉक्साइट, जिसका जो होता है आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3, और इसमें XH2O होता है। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कई रूप में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान दिया। पिछले सेट में भी यह सवाल आपके लिए था, कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन या सल्फर। तो किन 2 तत्वों पर ध्यान दिया था, तो ध्यान देने वाले 2 तत्व जो थे वो आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि यह बाकी सभी तत्वों से अभिक्रिया करते हैं। कैसे, ये आप देखें। देखिए यहाँ आपका मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रत्येक के लिए ऑक्साइड उसने बनाया, प्रत्येक के लिए ऑक्साइड,
और प्रत्येक के लिए हाइड्राइड, और उसके आधार पर देखिए ये सिंगल हाइड्राइड, डबल हाइड्राइड, ट्रिपल हाइड्राइड, फोर्थ हाइड्राइड, फिफ्थ, ट्रिपल, डबल और सिंगल। और ऑक्साइड का भी प्रत्येक प्रकार का अध्ययन किया कि कौन सा तत्व कैसा ऑक्साइड और कैसा हाइड्राइड बनाता है, वही हिसाब से तत्वों का वर्गीकरण किया। तो यही दोनों तत्व को उन्होंने लिया, यही आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न सवाल है कि दो बल्ब ए और बी 3 वोल्ट स्रोत के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि बल्ब ए और बी के प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है तो निश्चित समय में ए और बी के द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम हम लोग एक बनाते हैं। ये रहा आपका सिस्टम जो कि समांतर क्रम में आपका जुड़ा हुआ है। अब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, बढ़िया बात है। अब देखिए जो प्रतिरोध 3 वोल्ट का बैटरी से है, प्रतिरोध का अनुपात 1 का है 1, यानी ए का है आपका 1, तो बी का क्या है, तो बी का है आपका 3। अब बात यह है कि उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करना है। समांतर क्रम में आपका वोल्टेज तो समान रहता है, धारा आपका बट जाता है, और समांतर क्रम में यहाँ प्रतिरोध तो दोनों का अलग अलग है। ठीक, प्रतिरोध दोनों का अलग है। कभी भी कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज जलेगा यह डिसाइड ये करता है कि उसका प्रतिरोध कम है या ज़्यादा है। अगर प्रतिरोध कम होगा, अगर आर जो है वो कम होगा, तो जो उससे ऊष्मा जो निकलेगा वो क्या होगा, अधिक होगा। अगर आर यानी प्रतिरोध अधिक होगा तो उसमें से ऊष्मा जो निकलेगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी 2 बल्ब अगर जल रहे होंगे, एक डिम और एक तेज, तो जो डिम जलने वाला का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि प्रतिरोध के जस्ट उल्टा होता है ऊष्माओं का अनुपात। तो ये है अगर 1:3 तो वो हो जाएगा क्या, 3:1। यही हमारा होना चाहिए। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। तो वही है आपका 3:1। अगर प्रतिरोध का अनुपात, अगर R1 अनुपात R2 जो है वो आपका 1:3 है, तो इससे उत्पन्न ऊष्मा का जो अनुपात होगा H1 हीट का अनुपात, तो वो हो जाएगा आपका क्या, 3:1। आपको ये चीज़ याद रखना है, कभी भी प्रतिरोध का उल्टा होगा आपका ऊष्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बेंजीन अणु की सही संरचना है। तो यहाँ आपको बेंजीन का संरचना तलाश करना है, ये सब में से। तो बेंजीन के लिए आपको कभी भी याद रखना है बेंजीन का, तो ऐसे जब आप बनाएंगे तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे आप यहाँ अगर डबल दिए तो यहाँ अगला में सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल। अब देखिए आप इसी को दोबारा आप ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे आप शुरू किए थे इसको यहाँ से, यहाँ आप सिंगल ही रहने दीजिए, यहाँ डबल कीजिए, यहाँ डबल कीजिए, यहाँ डबल कीजिए। ये दोनों आपका बराबर है, कोई फर्क वाली कोई बात नहीं है। हाँ, एक और तरीका है, ऐसे आप बना सकते हैं। ये हो रहा बेंजीन। अब सिंगल डबल तो कहीं भी हो सकता है, इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये भी आपका बेंजीन है। और एक तरीका है जैसे आप ऐसे बना सकते हैं, बीच वाले को आप ऐसे पूरा गोल भी कीजिएगा तब भी चलेगा। अब इन सभी से मैच कीजिए तो आपका ये चौथा वाला आपका मैच करेगा, बाकी कोई सही नहीं है। अगर आप बेंजीन को और तरीके से बनाए तो सी आप लिख दीजिए 6 सी लिख दीजिए, और उसके बाद अल्टरनेट सिंगल डबल देते जाइए। अल्टरनेट सिंगल डबल, एक छोड़ के एक। अब देखिए ये वाला कार्बन का 1 2 3 बन गया, तो चौथा आपका हाइड्रोजन, तो सब में एक एक हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, और इसका जो आणविक सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा C6 और H6। यही होगा आपका बेंजीन का सूत्र। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल अगर आपका बेंजीन के बारे में आए तो आप जरूर इसे बनाएं। तो इसका जवाब क्या होगा आपको पता चल गया। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन, सवाल कहता है कि ए रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश की किरण ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ग्लास स्लैब, यानी हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो क्या सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जो आई होगा वो आर से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा, ये कह रहा है। यानी आई बड़ा होगा आर से, या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इमरजेंस किरण है उसके बराबर होगा, यानी जो बाहर निकलता है, या इमरजेंट रे पैरेलल होगा इंसिडेंट रे के। तो क्या होगा, इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग को देखना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तो आपका 1 2 3 सारा सही है, लेकिन 1 2 3 का सारा कंडीशन हम लोग जानेंगे तभी हम लोग सीख पाएंगे। यहाँ आप गौर कीजिए, यहाँ क्या कह रहा है, जब वायु से आपका कांच में जा रहा है तो ये आपका जो आई है, ये आई बड़ा होगा और आर क्या होगा, छोटा होगा। ये आई बड़ा और आर छोटा, क्योंकि ये किरण जा रहा था इधर और मुड़ गया है इधर, तो मुड़ने पर ये कोण क्या हो गया है, छोटा हो गया है। और जब कांच से वायु में जाएगा, कांच से वायु में यानी घना माध्यम से फीका माध्यम में, तो जो आर जो है वो आपका बड़ा होगा आई से।
तो एक कंडीशन में आर बड़ा, एक कंडीशन में आई बड़ा। और जो इमरजेंट वाला जो कंडीशन है उसे हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या है। ये तो एक समझ में आ गया कि आई हमारा बड़ा होगा, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा, ठीक है। अब देखिए इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, यानी इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ये आपको समझना है। जो इंसिडेंट रे आपका ये है और जो इमरजेंट रे आपका ये है, तो इसे आप ऐसे बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपका समांतर है, यानी ये इमरजेंट रे और ये आपका जो इंसिडेंट रे ये था, तो ये दोनों आपका क्या है, तो ये दोनों समांतर है। ये भी बात आपका सही है। अब उसका अगला बात क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी जो कोण यहाँ पर बना, जो कोण यहाँ पर बना है उतना ही बड़ा कोण जो है वो बनेगा कहाँ, तो इमरजेंट रे के पास इसके सापेक्ष, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा ये वाला, ये दोनों आपका बराबर होना चाहिए। यानी इमरजेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों बराबर होना चाहिए, जो निर्गत कोण होता है। तो यह सवाल काफी पेचीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे आपको अच्छे से देखना चाहिए। अगला प्रश्न, 2.5 एम्पियर की धारा, 2.5 एम्पियर की धारा 2 ओम वाले प्रतिरोध से होकर बहती है, तो चालक के सिरों को मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए आई बराबर क्या दिया हुआ है, धारा 2.5 मिली एम्पियर। ये मिली एम्पियर जो है इसे आप 2.5 गुनी 10 के पावर -3 कर दीजिए, तब आपका आ जाएगा एम्पियर। ये आपका आई आ गया। और आर आपका क्या है, तो 2 ओम है, तो भी क्या है, भी बराबर आई आर है। तो आई का मान 2.5 गुनी 10 के पावर -3 है, यानी मिली में आपका है, और ये आपका 2 है। तो चलिए इसे आप अगर गुना कर दें तो आपका जो आ जाए, तो 2.5 दूनी आपका कितना आ गया, तो 2.5 दूनी 5। इसे आप चलिए मिली अगर रहने दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मिली वोल्ट आपका आ जाएगा आंसर 5 मिली वोल्ट। तो ये आपका सही जवाब होना चाहिए। चलिए मिलाते हैं कि इसका सही जवाब क्या है, तो उसका सही जवाब 5 मिली वोल्ट है, जो कि आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शक्ति की इकाई है? तो शक्ति की इकाई कौन है, जूल सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति, वाट। तो आपको पता है शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई वाट। अच्छा, शक्ति की इकाई नहीं है, आपसे पूछा गया है। शक्ति की इकाई वाट होती है, शक्ति की इकाई कौन नहीं है, तो चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये किलोवाट घंटा जो है ये आपका ऊर्जा का इकाई है। इसका मतलब ये हुआ कि यही शक्ति का इकाई नहीं है, ये शक्ति का इकाई नहीं है, यह ऊर्जा का इकाई है। बाकी अश्व शक्ति जो कि 746 वाट के बराबर होती है, शक्ति के बराबर है। ये वाट शक्ति है, ये जूल सेकंड भी शक्ति है। जूल सेकंड कैसे शक्ति है वो आपको बताएं। पावर बराबर आपका होता है वर्क बाय टाइम, और वर्क जो है वो जूल और समय आपका सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड आपका पावर का एक यूनिट कहलाएगा। अगला सवाल, वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड एज ए वायर्ड ऑर्गेनेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक अलग ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है? because they are powerhouse of cell, because they are store of cellular content, because they digest microorganism, they contain ribosome and DNA। तो ये सबसे भिन्न क्यों है? पावर हाउस की वजह से नहीं, स्टोरिंग की वजह से नहीं, पचाने की वजह से नहीं, बल्कि इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, इसलिए। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम के कारण यह बाकी कोशिकांग से पूरी तरह से अलग है। अगला प्रश्न, ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है। ए जो है इसका असंगत कहता है, यानी इसके गुणों के आधार पर सबसे अलग है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है, लेकिन यह द्विपरमाणुक अणुओं के रूप में मौजूद है, ए। और जो बी है वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है, और आधुनिक आवर्त सारणी समूह में सी के अंतर्गत आता है। तो ए बी सी की पहचान कीजिए। यानी यह सवाल काफी सोच विचार के बनाया गया है। अब क्या होगा इसका सही जवाब? तो ए आधुनिक आवर्त सारणी में इसके गुणों का आधार पर बिल्कुल असंगत है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार के समान है, तो देखते हैं क्षार के समान कौन है। हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो नहीं होगा, हीलियम अक्रिय गैस है, ये लिथियम की तरफ जा रहा है। लिथियम जो है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्षार के समान आता है, तो ये आपका संभव है कि ये आपका हो। अब देखिए, और बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है, तो सोडियम के ठीक बाद पोटेशियम आता है, मतलब ये जवाब आपका सही जा रहा है।
और आवर्त सारणी सी समूह के अंतर्गत आता है, मतलब इसका ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 इसलिए है क्योंकि जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, पोटेशियम का 2881, लिथियम का 2 और 1, तो ये ग्रुप कौन सा है? पहला है। आपका ऑप्शन बी ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए आपका सही जवाब यहाँ बी की, लेकिन बी आपका नहीं है, बी हम लोग गलत निकले। क्यों है अब इसको हम लोग चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु के समान है, तो क्षार धातु के धातुओं के समान है, लेकिन वो क्षार धातु नहीं है। और उसके बाद सोडियम के यहाँ जो आपका एक बात और लिखा हुआ है, यहाँ आप गौर कीजिएगा, तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है, तो हम लोग एक बात गलत निकले। सोडियम के ठीक बाद एक नीचे भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है। अगर ये सोडियम है तो इधर आपका मैग्नीशियम है और इधर आपका पोटेशियम है, तो ठीक बाद यहाँ अगर नीचे अगर हम लोग कहें नीचे, तो सोडियम के ठीक बाद आपका पोटेशियम आता है, और अगर इधर हम लोग जाएं तो सोडियम के ठीक बाद आपका क्या आता है? तो वो आपका आता है मैग्नीशियम। सोडियम के ठीक बाद मैग्नीशियम आता है, और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह सी के अंतर्गत आता है। तो सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम है, उस आधार पर ये है। और मैग्नीशियम का अगर पूछेगा कौन ग्रुप में है, तो मैग्नीशियम इसमें है, और ये तत्व आपका हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम लोग जो इसका ये जवाब हम लोग कंक्लूड किए थे, तो ये जवाब हम लोग कंक्लूड किए किस आधार पर? ये जवाब था आपका आवर्त के आधार पर, और ये जवाब है आपका समूह के आधार पर। तो दोनों बातों में ध्यान रहे। आपको एक बार एग्जाम में इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आपको जरूर देख लेना है। फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये सोडियम है तो सोडियम के ठीक बाद एक तरफ आपका आएगा मैग्नीशियम और एक तरफ आपका आएगा पोटेशियम, सोडियम के ठीक बाद। तो अगर पोटेशियम आता तो आपका जवाब यही, और ये आपका सही होता। हाँ, ए और सी तो आपका नहीं होगा, ये 1 और 4 में से ही आपका होगा। तो ये दोनों में से ही थोड़ा सा है, इस सवाल में थोड़ा दम जरूर है। तो कोई बात नहीं, आपको अपना डाउट क्लियर रखना है ऐसे सवाल में। तो सवाल जो होगा इसमें आपका ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह भी आपको बताया गया, इसमें आपका आवर्त का बात किया गया है। तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है, तो ये आपका आवर्त है। तो सोडियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। अगर वर्ग में बोलता तो क्या आता? पोटेशियम। हम लोग गलती यही किए कि यहाँ हम लोग वर्ग को ले लिए। अगला सवाल, उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके बाद लिथियम सल्फेट और जल है, जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हैं। तो लिथियम सल्फेट और जल कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं। LiSO4 और H2O, इसका मतलब इधर जो है हमारा, इस ओर तीर के इधर हमारा पक्का सल्फेट का कोई चीज हो, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो आपका नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है। अब देखिए, इसके साथ लिथियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम कार्बोनेट, तो एक क्षार होना चाहिए, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड आपका होना चाहिए। तो होना चाहिए, तो ये हिसाब से ऑप्शन 4 हमारा जाएगा। तो देखते हैं, अगर H2SO4 रहे और लिथियम हाइड्रोक्साइड रहे तो लिथियम सल्फेट आपका बन जाएगा, और यहाँ आपका H2O बन जाएगा। तो ऑप्शन 4 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। हाँ, सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन 4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी के साथ आज का हमारा जो 25 क्वेश्चन का जो सीरीज था, 25 क्वेश्चन का सेट, वो हमारा खत्म होता है। तो चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और बाकी ज़रूरतमंदों तक आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।